अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको छठे चैप्टर पे लेक्चर दूंगा। ये चैप्टर है वेक्टर और स्केलर का। बहरहाल पहली पॉइंट जो उनसे ना वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है। एक ऐसा प्लेन है यानी एक ऐसी साइट है जिस पे ग्राफ के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, एक हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाइन लगाते हैं, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ये दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। अप से डाउनवर्ड जो लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस होती है। अब सेंटर में जो जहाँ भी कट करते हैं वो 0 पॉइंट होता है। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है एक्स एक्सिस की वैल्यू। अपर साइड पे वाई एक्सिस की पॉजिटिव होती है, डाउन साइड पे वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होती है। एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट दिया जाता है उसमें जो पहला नंबर होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर जो सा वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। इस हिसाब से हम इसमें प्लॉट कट छोड़ते हैं कि ये नंबर कहाँ कहाँ पे है। मसलन मैं ये जो सा पॉइंट अगर इस्तेमाल करता हूँ -2 और 1, तो वो क्या होगा, -2 पहले एक्स एक्सिस का, इसलिए -2 वाली साइड पे जाऊँगा और वो यहाँ पे जाके रुक जाऊँगा। 1 जो सा है यानी पहली लाइन ऊपर जाऊँगा तो वो क्या होगा, +1 के हिसाब से जाना है मुझे, तो वो ये पहला पॉइंट आ गया मेरे पास। सेम पोजीशन इसकी है। वो कहता है ये पॉइंट बताने कहाँ कहाँ पे है। ए पॉइंट हमारा जो सा है वो कहाँ पे है, वो है +3 की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग +3 है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 है। डी पॉइंट भी +3 ही है लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग -4 है। इसी तरह बी पॉइंट पे -3 जो सा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और -2 जो सा ना वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ये चीज़ उसने रिप्रेजेंट करनी है और बता दी हुई है, जैसे यहाँ पे ये लिख दिए हुए हैं पॉइंट्स के नाम भी और बता दिए कि कहाँ कहाँ पे होंगे। स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन दे दी है। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को नहीं मेंशन करते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है। अगर उसको किसी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होती। मैग्नीट्यूड कब चेंज होती है, अगर उसके साथ वेक्टर और ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी जाए या 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसी तरह वेक्टर के कोऑर्डिनेट में क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक यूनिट वेक्टर लिया होता है जो उसकी डायरेक्शन को मेंशन करता है, और एक्सिस के अलॉन्ग आई जो उनसे है ना वो एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को मेंशन कर रहा होता है। उसके बाद आ गया पोजीशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की पोजीशन क्या है, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, कि हम एक वेक्टर अगर f लेते हैं तो उसकी वैल्यू इसी चीज़ के इक्वल आती है, एक्स आई प्लस वाई जे। ये अब x और y क्या है, वो उस पॉइंट हैं p के जो मेंशन कर रहे हैं। एक्स इसी मत में, y अपर साइड पे, चाहे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करो चाहे यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। उसके बाद उसने क्या क्या कहता है, हमने डायरेक्शन फाइंड करने हैं, जो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम उसके इर्द गिर्द मॉड्यूल लगाएंगे और ये दो फार्मूले हमारे पास आ गए हैं। अब इसके लिए एक बात ज़हन में बिठा लो, ये दोनों ही काम करते हैं सही, लेकिन इसको इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए। मसलन एक सिमेट्री पाई जाती है x2 और y2, अगर ये वाला यूज़ करना है x2 -x1 होना चाहिए, y2 -y1 होना चाहिए। अगर आप x2 पहले लेते हो तो यहाँ पे भी y2 पहले लेना है, ये नहीं करना y1 पहले ले लो, फार्मूला ख़राब हो जाएगा और आपका आंसर सही नहीं आएगा। सेम प्रोसीजर नीचे वाले के साथ है, x1 पहले लिया है तो y1 भी पहले ही लेना है। उसके बाद आगे देखें तो उसने एक दे दी है एग्जाम्पल और कहा है कि जी हमें पी क्यू फाइंड करनी है जिसमें x और y उसकी फॉर्म में मेंशन करना है। पी क्यू का मतलब है ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओ से जो माइनस करेंगे क्यू, ओ बनता क्या है हमारे पास बेसिकली, अगर दूसरे अल्फाज में मैं बात करूं तो ये होगा कि x2 -x1 i के साथ, इसी तरह y2 -y1 j के साथ, क्योंकि ये j के अकॉर्डिंग वेक्टर बनते हैं, यूनिट वेक्टर बनता है, इस वजह से j आएगा। वहाँ पे i के अकॉर्डिंग वेक्टर बनता है, इस वजह से i आएगा। और इन दोनों को माइनस करके हमने ये मैग्नीट्यूड और वेक्टर फाइंड कर लिया है, मैग्नीट्यूड नहीं। जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके इर्द गिर्द मॉड्यूल का सिंबल मेंशन करेंगे
-7 का स्क्वायर बनेगा, -1 का स्क्वायर बनेगा और आंसर निकाल दिया जाएगा। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ये आंसर आ गया, ये मैग्नीट्यूड को मेंशन कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, सिंपल किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज करेगा, उसकी बिल्कुल अपोजिट कर देगा जो उसकी डायरेक्शन पहले थी माइनस की वजह से। अब यहाँ पे उसने कहा ये प्रूफ कर दो, या दूसरे अल्फाज में ये अगर हो तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने किसकी, के की। तो ए तो वेक्टर वैसे का वैसे ही लिख दिया यहाँ पे, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बी के वेक्टर को, और बाकी हमने ये चीज़ वैल्यू मेंशन कर दी। देखा जाए ये चीज़ इक्वल है, कैंसिल हो जाएगी, जे से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कौन सी बचेगी, बेसिकली के किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि एक सिमेट्री होती है कि जे के अकॉर्डिंग जो है, यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अलॉन्ग जो वेक्टर बनता है या डायरेक्शन मेंशन की जाती है, दूसरी भी वाई एक्शन के अलॉन्ग डायरेक्शन को के इक्वल ही होती है अगर सेंटर में इक्वल है। इस तरह के किसके इक्वल आ गया, 36 के। अब हमने क्या कहता है जी, ये पैरेलल शो करना है। अब पैरेलल शो करने के लिए उसने क्या है जी, ये दो वेक्टर लिए हैं हमने। दोनों वेक्टर जो है, कहता है बी को अगर -2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए तो वो ए के बराबर आ जाता है। बेसिकली ये हैं तो पैरेलल ही, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है -2 की वजह से, लेकिन पैरेलल है। समझ आई है? दूसरे अल्फाज में मैं कहता हूँ कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, या ये वाला वेक्टर -2a वाला और +2a वाला और -2a वाला दोनों हैं तो पैरेलल, यानी इनका इक्वल डिस्टेंस है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन जो सी है वो अपोजिट डायरेक्शन है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी डायरेक्शन मेंशन करने को कहा गया है, ये पता है पैरेलल होने चाहिए, सो प्रूव कर दिए पैरेलल है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। जैसे कि ये है एक वेक्टर, इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हमने उसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और हमारे पास एक वेक्टर आ गया इस फॉर्म में। और ये हमने सेपरेट करके लिख लिया आई और जे को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये वैल्यू आ रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये वैल्यू आ रही है। ये सारे पहली आ गई 6.1। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज, अगर आपने एग्जांपल की हो तो ये डेफिनेटली आपकी मुकम्मल हो सकती है। अगला पॉइंट है एडिशन ऑफ वेक्टर। आगे उसके बाद उसने मेंशन किया, उसमें जो सब पॉइंट है वो कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है और ये सिंपल उसका रिजल्टेंट वेक्टर शो करवा रहा है, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो है। उसके बाद क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक वेक्टर ले लिया है ए बी, एक वेक्टर ले लिया है ए सी, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो क्या आता है, ए डी आता है, जो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यही हाल आप इसके साथ एडिशन के साथ करते हैं हम। यहाँ पे उसने एक वेक्टर ए दे दिया, एक वेक्टर बी दे दिया और a प्लस बी फाइंड करना होगा। सिंपल वही चीज़ है, 2 ऐड होगा 4 में, 3 ऐड होगा -6 में। अब 3 पॉजिटिव है, ये माइनस है, -3 आ जाएगा उसके साथ, 6 आ जाएगा उसके साथ, कोई इतना फ़र्क नहीं, इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। डिफरेंसेस का भी यही सेम प्रोसीजर है कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सब्ट्रैक्ट होंगे, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद आता है वेक्टर इन टर्म ऑफ 2 नॉन ज़ीरो एंड नॉन पैरेलल कोप्लेनर। नॉन ज़ीरो से मुराद है कि ज़ीरो ना हो, और कोप्लेनर नॉन पैरेलल का मतलब है दोनों एक दूसरे को एक लाइन पे कट करेंगे। चलें एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे तो उसने सिंपल एग्जांपल दे दिया कि एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर ए है और एक बी है। ए को 3 से मल्टीप्लाई करो, बी को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर जमा कर दो, ये आंसर आ जाएगा सिंपल। इसी तरह 10 द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 3a क्या बन गया हमारे पास, ये बन गए हैं। एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल सी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद आ गया कहता है ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। ये क्या,
उसने क्या है, चले मैं आपको इसकी एग्जांपल के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान कर देता हूँ। मसलन कहता है अब प्लॉट किया हमने ए बी सी फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ऑल्सो फाइंड ट्रांसलेट of ABC or A dash B dash C dash by the translation of vector of 7i 2i 7i plus 2j। इसमें अब क्या तरीक़ेकार होगा, हमने ये जो i 7i है प्लस 2j है, हमने क्या फाइंड करना है, A डैश B डैश C डैश। ये फाइंड करने के लिए पहले यही वेक्टर उठाएंगे, ए में जमा करेंगे, फिर यही वेक्टर उठाएंगे, बी में जमा करेंगे, यही वेक्टर उठाएंगे, सी में जमा करेंगे। जब ये तीनों वेक्टर जमा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, उस हिसाब से ए डैश की वैल्यू आएगी, बी डैश की आएगी, सी डैश की आएगी। यहाँ 3 4 आ गया, 6 4 आ गया और 4 6 आ गया। यही वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो दो को बारी बारी उसने जमा किया है और उसने बता दिया कि ये तरीक़ेकार होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें उसने कहता है ABC दे दिया है और इसे चेक करना है ट्रायंगल आइसोस्केलस है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले AB फाइंड करेंगे, फिर BC और AC। ये वेक्टर आ गए हैं तीनों। अब तीनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जब ये मैग्नीट्यूड निकाला तो देखा तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, लिहाजा ये आइसोस्केलस है। उसके बाद ये कहता है ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है। इसलिए ये बनाने के लिए हम क्या तरीके का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको पहले इसकी चारों साइडें फाइंड की हैं तो पता लगा चारों के चारों वेक्टर जोन से है ना, वो उनका रिज़ल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा है, इस वजह से ये पैरेललोग्राम बनती है। अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन है वो उसमें कोई चेंजिंग होती प्लस माइनस की, तो फिर ये पैरेललोग्राम के अंदर फ़र्क आ सकता था, ये नहीं होनी थी। उसके बाद आ गया जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, एग्जांपल उसने दी हुई है वो कुछ इस तरह कहता है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह की होती है। यहाँ से फर्स्ट करो ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक लॉन्च करने से मुराद ये है कि जैसे एक टैंक ने मिसाइल लॉन्च किया होता है तो वो इस तरह प्रोजेक्टाइल मूवमेंट होती है उसकी। या क्रिकेट बॉलर ने जब बैट्समैन शॉट लगाता है गेंद को, तो गेंद जो सी है ना वो इस तरह मूव करती है जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है। ये है एक प्रोजेक्टाइल की मोशन। अब वो कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च की है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है ये है। अब यही जो दी हुई है वो ये है, इसमें जो पहली है वो Vx है, यानी हॉरिजॉन्टल ज़मीन के साथ साथ मूवमेंट, और दूसरी है वर्टिकल मूवमेंट। इसकी तो ज़रूरत पड़ी नहीं है हमें, इतनी हमें पड़ी है ये है। उसने क्या कहा है, उसने कहा हाउ लॉन्ग डज इट हिट द टारगेट लोकेटेड 24 मीटर, यानी ये कितना है हमारे पास 24 मीटर के हिसाब से ये वाला टारगेट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितनी दूर के ये है टारगेट, बेसिकली यहाँ पे हमारा टारगेट था जिसको हिट करना था, उसने हिट किया है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जाके जैसे कहते हैं 6 लगा रहा था वो लगाया उसने, वो बाउंड्री क्रॉस करके वहाँ पे हिट कर गया या बाउंड्री पे हिट कर गया है। ये चीज़ जो मेंशन कर रहा है वो ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको क्या कहते हैं, ये बेसिकली वो ही है कि इसे टारगेट लॉन्च किया और वो जाके हिट किया, और वो कितना है फासला 24 मीटर का। इसके बाद इसने जो वैल्यूज़ दी हैं हॉरिजॉन्टल मोशंस की वो ये दी हुई है, कहता है x = vxt। x बेसिकली क्या है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो उसने तय किया है प्रोजेक्टाइल ने या गेंद ने। उसके बाद क्या है Vx उसकी इनिशियल वो वेलोसिटी थी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अकॉर्डिंग जा रही थी, और t टाइम मालूम करना है। हाउ लॉन्ग का मतलब है और टाइम बताना है आपने कितना टाइम लगेगा उसको। यही चीज़ उसने यहाँ पे किया है, t = x/Vx = 24 और 12 और 2 सेकेंड आ गई है। अगला जो सवाल है वो कहता है टैंक फायर, यानी एक टैंक है उसने फायर किया है शेल में, एक यानी गोला कह लो या मिसाइल फायर किया उसने। वेलोसिटी में वेक्टर कितनी दी है, उसकी वेलोसिटी दे दी है वेक्टर की, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई जो ये है। एट द मूविंग टारगेट हेडिंग एट इजी, यानी पहली वेलोसिटी ये थी और दूसरे की वेलोसिटी जो मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी है
फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है और इसकी मैग्नीट्यूड। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वही सिंपल मेथड है कि वो दोनों वेलोसिटीज़ को हम क्या कर लें, ऐड अप कर लें, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी जो उसने ऐड अप करके यहाँ पे निकाली है। नहीं या नहीं सॉरी, इसको उसने सब्ट्रैक्ट करके निकाली है। रिलेटिव वेलोसिटी से मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे कि वो हम जो हमसे ना, जो एक तो है ऑब्जर्व करने वाला यानी टैंक, और एक है जो मूव कर रहा है वो टारगेट मूव कर रहा है। तो इस हिसाब से उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी की, और वेलोसिटी भी मालूम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये आगे क्वेश्चन, ये सारी एक्सरसाइज स्टेटमेंट वाली है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर बनाने की। अगर आप एग्जाम्पलें कर लें तो ये भी काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाती हैं, और इस तरीके से हमारा ये छठा चैप्टर भी मुकम्मल हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा आपको 7 चैप्टर के ऊपर लेक्चर दूँ। शुक्रिया।